ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि मौर्य काल में साहित्य स्रोत क्या होता है। साहित्य स्रोत में मैंने आपको बताया था कि साहित्य स्रोत के बारे में कि देशी साहित्य से संबंधित जानकारियां मैंने आपको कल दी थी। आज हम लोग बात करते हैं विदेशी साहित्य। मौर्य काल की जानकारी हमको विदेशी साहित्य से भी मिलती है। विदेशी साहित्य में सबसे पहले जिस ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है वो है इंडिका। कौन सी है? इंडिका। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी है ये? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई ये इंडिका पुस्तक है। इस इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन व्यवस्था का क्या मिलता है? मौर्यकालीन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब मौर्यकालीन व्यवस्था का मतलब है कि इसमें शैल व्यवस्था की उल्लेख किया गया है, इसमें अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख किया है, इसमें न्याय व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है, इसमें दासों का भी उल्लेख किया गया है। तो आपको जब हम आगे लेक्चर देंगे यानी मौर्य साम्राज्य में पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताते जाएंगे कहाँ कहाँ इंडिका में क्या क्या उल्लेख हुआ है। वैसे मैं इंडिका के बारे में पहले बता चुका हूं कि ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेगास्थनीज ने जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया, जिसको नाम दिया इंडिका। ये इंडिका लगभग विलुप्त हो चुकी थी। फिर इस इंडिका को अंग्रेजी में, ध्यान देना, इस इंडिका को पुनः संकलित करने का श्रेय 1846 में डॉक्टर स्वानबैक को जाता ही मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रहा हूं। 1846 में डॉक्टर स्वानबैक ने इंडिका को पुनः संकलित किया। बात समझ रहे? पुनः संकलित किया और पुनः संकलित किया इसको। फिर इसी को जो संकलित की गई इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। वो मैं आपको बता चुका हूं कि 1896-98 में इसका अंग्रेजी में डॉक्टर मैकमिलन द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये इंडिका में हमें मौर्यकालीन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ये किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसके काल में मेगास्थनीज आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ये किसके काल में आया था? भैया पढ़ाएंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, इसके बाद जब मेगास्थनीज के बाद एक और आया था, उसका नाम था डायोनीसियस। उसका क्या नाम था? डायोनीसियस। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज के बाद आने वाला जो था उसका नाम था डायोनीसियस। डायोनीसियस ये आया था। और ये राजा बिंदुसार, ठीक है, सॉरी बिंबिसार, इसके दरबार में आया था बिंबिसार। ये सम्राट अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। डायोनीसियस राजा बिंबिसार के दरबार में आया था। लेकिन दुर्भाग्य इसकी कोई पुस्तक हमको नहीं मिलती है। इसके बाद एक और आया था डाइमेकस ये आया था। डाइमेकस ये किसके दरबार में आया था? तो ये सम्राट अशोक के दरबार में आया था। सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसने भी जो देखा समझा उसका वर्णन किया, लेकिन इसकी भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर के ये जितने भी आए थे मौर्यकालीन व्यवस्था का उल्लेख इन लोगों ने किया है। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये इन लोगों ने उल्लेख किया, इसके अतिरिक्त और किसने उल्लेख किया है? इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि गुप्त काल में, ध्यान देना, इसके अतिरिक्त जैसे गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था फाहियान। फाहियान ने उल्लेख किया है कि
चंद्रगुप्त भाइयों ने उल्लेख किया है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से पहले वो एक अत्याचारी शासक था, इसीलिए लोग उसे चंडाशोक के नाम से जानते थे। वो प्रतिदिन लोगों को सताया करता था। तो फाहियान ने कहा है कि मैंने मैंने देखा है कि सम्राट जो अशोक था, सम्राट अशोक लोगों को प्रतिदिन सताया करता था, ये मैंने सुना है। और इसके लिए बकायदा उसने एक नरक की दीवार पाटलिपुत्र में, एक नरक की दीवार पाटलिपुत्र में बनवाई थी। ये बात किसने कही है? ये बात फाहियान ने कहा है। इसके बाद एक और चीनी यात्री आया था, वो आया था राजा हर्षवर्धन के दरबार में, कन्नौज के शासक राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसका नाम था, आप लोग जानते हैं, उसका नाम है हुएनसांग। क्या नाम है उसका? उसका नाम हुएनसांग। हुएनसांग आप जानते हैं कि 629 ईस्वी में ये कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। जब ये आया तो इसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से नरक, या नरक कहें, नरक की दीवारों को देखा था। पाटलिपुत्र में मैंने नरक की दीवारों को देखा था। हुएनसांग ने ये बात कही थी जब 629 में आया, उसी के बाद कही थी। यानी विदेशी साहित्य ने मौर्यों के बारे में इन लोगों ने जानकारी दी है। तो इस तरह से ये आपका साहित्य पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका पुरातात्विक स्रोत। कौन सा आता है? पुरातात्विक स्रोत। जहां तक कि पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, तो पुरातात्विक स्रोत में मैं इसमें जो मूल जो हमें जानकारी देगा वो देगा आपको अभिलेख। क्या देगा? अभिलेख। मैं आपको बता चुका हूं कि अभिलेख को 3 भागों में बांटते हैं। अभिलेख को मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको। अभिलेख को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता शिलालेख, अशोक के समय की शिलालेख की मैंने आपको बताया था, इनकी संख्या मैंने बताई थी 14 है। फिर मैंने गुहा लेख, क्या नाम है, स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख, और स्तंभ लेख की संख्या मैंने बताई थी आपको 19। और गुहा लेख, सम्राट अशोक के गुहा लेख की संख्या मैंने बताई थी कितनी? 3, है ना, ये बताई थी। बाकी मैंने इसके बारे में आपको पहले बहुत कुछ बताया है। इस शिलालेख इनका सबसे पहला, मैंने अभिलेख में पढ़ाया था कि सबसे पहला, यानी सम्राट, जो बता चुका हूं उसको सिर्फ ऐसे सवारी बताऊंगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, बताया था कि इनके शिलालेख की खोज डॉक्टर बीडल महोदय ने इनके शिलालेख की खोज की थी। एक नाम हमने और बताया था, इन लोगों ने अशोक के शिलालेख के बारे में बताया था। उनमें से इनकी संख्या बताई कितनी? 14। स्तंभ लेख की संख्या कितनी बता दी? 19। और गुहा लेख की संख्या कितनी? 3। ठीक है। और इनमें जो अभिलेख लिखे हैं, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, वो अभिलेख मूल रूप से ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। ठीक है। और लिपियां मैंने आपको बताई थी, इनमें कितनी लिपियां हैं? 4 लिपियां, मैंने ये भी पढ़ा दिया है। ठीक है। इनमें 4 लिपियां भी मिलती हैं। 4 लिपियां मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि, यूनानी लिपि, 4 लिपियां मिलती हैं। स्तंभ लेख भी मैंने आपको बताया। गुहा लेख के बारे में बताया, लेकिन फिर बताते हैं। सम्राट अशोक ने 3 गुफाएं जो है स्थापित कराई थी, वो मैंने बताया, सुदामा गुहा, करचौपर गुफा, और बताया था सुदामा गुहा, करचौपर और विश्व झोपड़ी। ये 3 गुफाएं सम्राट अशोक ने जो है बिहार के बराबर की पहाड़ी में इसको बनवाया था। ठीक है। तो इस तरह से ये सम्राट अशोक ने, तो इनकी जानकारी हमें अभिलेख से मिलती है। अभिलेख की पूरी डिटेल आपको मैंने
बता चुके हैं। अगर जो लोग नहीं जानते तो यूट्यूब पे जाकर के अभिलेख फर्स्ट और अभिलेख सेकंड के नाम से मैंने वीडियो डाल रखा, उसको पूरी डिटेल आपको मिल सकती है कि कौन सा अभिलेख पहला और अशोक के बारे में अभिलेख कौन कौन से, वो सब मैंने बताया। अब आइए हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत में, जिसमें इनके मृदभांड कौन से चलते थे। मृदभांड की बात करते हैं तो इनके मृदभांड चलते थे जो मौर्य काल तक मृदभांड चले हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक की जो इनके मृदभांड चले हैं वो कौन से हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, ठीक है। इसको कहते हैं उत्तरी काली, यानी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ये मृदभांड मौर्य काल तक चले हैं। इसलिए मौर्य काल में कौन से मृदभांड चलते थे, तो कहेंगे उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, ये इसका हिंदी शब्द है। इसको कहेंगे नॉर्दर्न, उत्तरी हो गया, काली पॉलिश्ड वेयर वाले बर्तन, तो उत्तरी काली पॉलिश वाले जो है इनके बर्तन चलते थे। अब आइए हम लोग सिक्के देख लेते हैं। वैसे मौर्य काल से पहले जो सिक्के चले हैं वो सिक्के मूल रूप से जो चले हैं वो स्टार्टिंग में तो चला था, जब कोई सिक्का नहीं था तो चलता था पंचमार्क आहत सिक्के। इसके भी मैंने बहुत सारी डिटेल डाल रखी है। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और मैंने वीडियो भी डाल रखा है कि पंचमार्क आहत सिक्के क्या होते हैं, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो पंचमार्क आहत सिक्के ये मौर्य काल तक चलते थे, मौर्य काल तक चले हैं। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और बिंबिसार ने, अशोक ने भी कई प्रकार के और सिक्के चलाए। जैसे अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसे पड़ धारण, पड़ जो है मौर्य काल में सबसे ज्यादा वो सिक्का चला है जिसको कहते हैं पड़, चांदी का सिक्का होता था। इसके अलावा माशक और अर्धमाशक, माशक भी जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था। ये भी हमारा जो है मौर्य काल में चला है। जब आपको मौर्यकालीन व्यवस्था बताएंगे तो उसमें हम सिक्कों के बारे में डिटेल बताएंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो ये है आपका पुरातात्विक स्रोत में मैंने अभी आपको जाना है क्या क्या चीजें। अब आइए हम लोग यहां से चाहते तो मैं सीधे, अब देखिए 1.5 लेक्चर कम से कम हो गया, इसका आधा समय इसका लगभग मान लीजिए हो गया, और कल 1 लेक्चर हो गया था। यानी केवल हमने मौर्य काल की जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए साहित्यिक पुरातात्विक पर कम से कम मैंने 1.5 लेक्चर लिया है। क्यों लिया है, क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तिका पुस्तक, कात्यायन की वर्तिका में क्या उल्लेख किया गया है, तो मौर्यों के पतन का उल्लेख किया है, मैंने आपको बताया। आपको कालिदास के मालविकाग्निमित्र में क्या उल्लेख मिलता है मौर्य को, तो उसको मैंने बताया आपको क्या है। तो ऐसे में क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए मैंने बताया, मजबूरी बताना है। चाहते तो मैं डायरेक्ट शुरू करता, चंद्रगुप्त मौर्य ये है और चाणक्य ये और यहां स्टार्ट नहीं। पढ़ना है तो डिटेल पढ़िए, अन्यथा मत पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री अगर एक बार पढ़ लिया तो वही पढ़ना है। ये नहीं कि आज हमारे पास पढ़ रहे हैं कल किसी और के पास पढ़े, नहीं। आपको अगर एक बार मेरे पास पढ़ लिया तो मैं चाहता हूं कि आप आगे अगर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कोई भी एग्जाम दे तो आप निराश मत हो, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएं। बस शर्त यह है कि आप जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हमारा काम होता है बताना, सही रास्ता दिखाना, और आपका काम होता है मेहनत करना और सही जाके एग्जाम लेना। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी चले जाते हैं। ऐसे ही आज एक स्टूडेंट मेरे पास आया ऑफलाइन में, पुराना स्टूडेंट था, तो आया कि सर पेपर तो बहुत अच्छा किया है लेकिन एक गलती मैंने कल देखी। मैंने कहा गलती देख ली भाई? वो मार्कशीट उसने अपनी दी मुझे, वो मार्कशीट मैंने उसको देखा, तो उसने क्या दिया कि वो मार्कशीट में गलती उसने ये कर दी कि उसने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा और अपने सिग्नेचर नहीं किया था। बड़ी गलती। कितना क्वेश्चन था? 107, 100% हो जाता। तो ऐसे में कभी कभी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी जल्दबाजी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है।
10 मिनट लेट पेपर करिए, क्या करता, पेपर मिल जाता तो लोग कैसे झांक के देखने थे, कोई क्वेश्चन मिल जाए। अरे पहले वो मार्कशीट को ठीक से भर लीजिए। वो मार्कशीट भरते समय सावधानी बरतिए, उसके बाद लास्ट टाइम वो मार्कशीट को फिर देखें कि हमने कहीं वो मार्कशीट में कहीं गलती तो नहीं की है, हमने कहीं की छूट तो नहीं की हमसे। क्योंकि अब चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दें, यानी चाहे सिविल का एग्जाम दें, चाहे माध्यमिक का कोई एग्जाम दें, अगर आप वो मार्कशीट नहीं भर पाते हैं तो ना तो एक अच्छे आप टीचर बनने लायक कहलाएंगे और ना एक अच्छे प्रशासक कहलाएंगे। तो बेहतर है कि जो भी आप एग्जाम दें तो पहले सबसे पहले जो काम करना वो जरूर कर लें, यानी वो मार्कशीट को सही तरीके से भरें। खैर, हम बात कर रहे थे मौर्य काल की। मौर्य काल में सबसे पहले हम बताते हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कह लें या विष्णुगुप्त कह लें, ठीक है। चाणक्य, चाणक्य के बारे में मैंने कल कुछ बताया था, जो थोड़ा सा रिपीट करते हो उसी में आगे जुड़ जाएंगे हम। ठीक है, मैंने बताया था कि चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 कितनी बताया था मैंने, 375 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो हुआ था वो तक्षशिला में हुआ था। और 283, कितना है, 283 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी। इनकी मां का नाम नहीं मिलता, पिता का नाम इनके जो मिलता है, एक जगह इनके पिता का जो नाम मिलता है वो मिलता है कपिल, और एक का नाम मिलता है चाणक्य। इनके पिता का नाम मिलता है चाणक्य और एक जगह इनके पिता का नाम मिलता है कपिल। तो ये दो नाम मिलते हैं और इस तरह से पत्नी का नाम यशोमती नाम मिलता है। गरीब थे लेकिन ज्ञानी थे। एक दिन इनकी पत्नी यशोमती, पत्नी का नाम क्या बताया मैंने, पत्नी का नाम यशोमती, एक दिन इनकी पत्नी एक एक प्रोग्राम में जाती है, एक सम्मेलन में जाती है। वहां पर उनकी बहनें आई हुई होती हैं और वो एक अच्छे परिवार से होती, समृद्ध से होती हैं। तो वो एक मतलब बहनें जो है उसको चिढ़ा रही होती, या ये कह लीजिए उनको, इसको एक तरह से लज्जा फील हो रही थी, आत्मग्लानि हो रही थी, या कह लीजिए इसको बेइज्जती महसूस कर रही थी। यशोमती आई और आने के बाद वो आई और आने के बाद उसने अपने पति, जिससे चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो भी कहने मैंने 9 नाम बताए थे, हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में इसके 9 नाम मिलते हैं, मैंने आपको नाम बताए हैं, कई बार बता चुके हैं। तो वो उससे कहती है, यानी वो कहती है अपने पति से कि आप इतने ज्ञानी हैं तो यहाँ का राजा जो घनानंद है, नंद वंश का, वो यहाँ दान करता है, तो जिस समय दान करता है तो आप जाइए, आप भी ज्ञानी हैं, तो दान करता तो आप भी लीजिए जाके दान। अब क्योंकि गरीब थे तो ये गए और उस स्थान पर, क्योंकि ज्यादा इनको अंदर था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो ये उस स्थान पर जा, उस भुक्तिशाला में जहां बैठ गए जाकर के, जहां पर वहां का राजपुरोहित जो बड़ा नंद वंश का व्यक्ति, जो पुरोहित टाइप का था, वो बैठता था। जब घनानंद ने देखा तो घनानंद ने उतरने कहा, लेकिन ये नहीं उतरे, तो उनको जबरदस्ती उनको उतारा गया, जटा पकड़ के, इनकी जटा मतलब बाल पकड़ इनको नीचे उतार दिया गया। क्रोध में आके उन्होंने अपनी जटा खोली और कहा, उन्होंने क्रोध में अपनी जटा जो थी खोल दी और कहा कि मैं जब तक इस जटा को नहीं बांधूंगा, जब तक कि मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा। यहां से फिर वो आगे बढ़ जाता है, क्या घटना होगी वो आगे भी जोड़ देंगे आकर के। एक घटना और घटती है कहानी तौर पे। एक दिन इसकी मां चाणक्य की, कौटिल्य कह लें या विष्णुगुप्त कह लें, एक दिन इसकी मां इसको भोजन करा रही होती है और भोजन कराते कराते वो रोने लगती है। तो बोलती, मां क्यों रो रही हो? बोली, बेटा तुम्हारे भाग में राजयोग लिखा हुआ है। कौन से हिस्से में राजयोग लिखा? उसने पूछा। कहा तुम्हारे दांत में लिखा। इतने क्रोधित थे कि उन्होंने घूसा मार के अपना दांत तोड़ दिया। कहने का मतलब है कि ये जो चाणक्य थे बहुत ही क्रोधित प्रवृत्ति के ये व्यक्ति थे, एक पुरोहित आगे चल के बनेंगे जो एक पंडित थे। इस तरह से कई घटनाएं इनसे जुड़ी, 1-2 घटनाएं मैंने आपको बताई है। उनको एक ऐसे बालक की जरूरत थी जो नंद वंश का नाश कर सके, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत, बालक नहीं कहेंगे, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो नंद वंश का नाश कर सके।
और ऐसे नाश करने के लिए वहां से वो निकल पड़े थे। और उनको एक बालक मिला जिसको हम आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते। तो कौन है ये चंद्रगुप्त मौर्य, आइए जो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का समय मैंने कल बताया था 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य की। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में साहित्यिक ने क्या उल्लेख किया है, यानी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या कहता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अनुसार, ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो शूद्र जाति का था। इन्होंने किस जाति बताया, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र जाति का था। इन्होंने ये बात बताई। किसने, ब्राह्मण धर्म में। बौद्ध धर्म क्या कहता है, यानी बौद्ध साहित्य क्या कहता है, ब्राह्मण धर्म साहित्य के अनुसार ब्राह्मण धर्म ग्रंथ लिख चुके हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये एक क्षत्रिय था, ये कहते हैं। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है, जैन साहित्य क्या कहता है, जैन साहित्य के अनुसार, ध्यान देना, जैन साहित्य के अनुसार ये एक साधारण व्यक्ति था। क्या था, ये एक साधारण व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य के अनुसार ये एक साधारण व्यक्ति था। ये बात किसमें हमें मिलती है, इन लोगों ने बताया है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है शूद्र जाति का बताया गया है। या इसे कुलहीन, ये क्या कहते हैं इसको, या कुलहीन, यानी कोई कुल नहीं है, इसीलिए इसको ये कहा गया है। ठीक है। अब आइए बौद्ध साहित्य क्या कहता है। ये हो गया बौद्ध साहित्य, दिव्योदान। ठीक है। बौद्ध साहित्य दिव्योदान के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक क्षत्रिय था। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय था। ये बात हमें बौद्ध साहित्य दिव्योदान से पता चलता है। क्यों, क्योंकि दिव्योदान में लिखा हुआ है कि बिंबिसार और अशोक ये दोनों ही क्या थे, क्षत्रिय थे। जब पुत्र और पौत्र अगर क्षत्रिय है तो दादा तो क्षत्रिय होगा ही। ये बात किसमें होती है, दिव्योदान ग्रंथ में हमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है। नोट कर लीजिएगा। है ये ग्रंथ पूछते हैं किस ग्रंथ में क्या कहते हैं, क्षत्रिय कहा गया है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको क्षत्रिय कहा गया। लेकिन जैन साहित्य क्या कहता है, इनको साधारण परिवार बताता है। अभी मैंने बताया जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में कहा गया है कि ये एक साधारण व्यक्ति था, साधारण परिवार से जुड़ा एक व्यक्ति था। ठीक है। और इसने कहा है कि जहां यह रहता था यानी साधारण व्यक्ति था, ये परिशिष्ट वर्मन से कहता है, इससे बताता है कि यहाँ के इस गांव के, जिस गांव में ये पैदा हुआ था, यानी इस गांव के लोग इस
गांव के लोग मोर पालते थे। क्या पालते थे? मोर पालते थे। समझिएगा, इस गांव के लोग मोर पालते थे, मोर पालते थे, इसलिए इसमें लग गया मोर। मोर पालने के कारण लग गया मोर, इसीलिए इसको कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैन साहित्य ने इनको कहा है कि ये लोग मोर पालने के कारण ये लोग मोर कहलाए, ये कहता है जैन। अब विदेशी यात्री क्या कहते हैं? विदेशी यात्री क्या कहते हैं? किन्होंने क्या कहा है? विदेशी यात्री में जैसे जस्टिन, प्लूटार्क, ठीक है, जस्टिन प्लूटार्क, ठीक है, जस्टिन प्लूटार्क, कर्टियस, डायोडोरस, ठीक है, कर्टियस, कर्टियस, डायोडोरस आदि, इन सब लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया है, निम्न कुल का बताया है। याद कर लीजिएगा, इन सब लोगों ने क्या कहा है कि ये जो थे ये निम्न कुल के माने जाते हैं। इसी तरीके से राजपूताना गजेटियर, राजपूताना गजेटियर, गजेटियर, टियर, राजपूताना गजेटियर इनको क्या कहता है? कहता है कि ये एक राजपूत थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य एक राजपूत। गजेटियर क्या होता है इधर समझ लें। गजेटियर उसे कहते हैं हर प्रांत का, हर एक शहर का पूरी जानकारी, जिसमें बायोडाटा जिसमें होती है, पूरा एक तरीके से उसका जो कहानी होती कि कितनी यहाँ भाषा भाषी लोग रहते हैं, कितने क्या, उसे कहते हैं गजेटियर। जैसे यूपीएससी जब एग्जाम कराती तो अपना एक बहुत बड़ा गजट भेजती कि यूपीएससी क्या क्या कराता है, यानी दिल्ली वाली। तो इसलिए राजपूताना गजेटियर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? राजपूत कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। यूनानी लेखकों ने इनको निम्न कुल का तो बताया है, लेकिन और क्या कहा है इनको, ये देख लेते हैं। जैसे स्ट्रेबो एरियन जस्टिन, स्ट्रेबो एरियन जस्टिन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, क्या कहा है? इनको कहा है एंड्रो, इनको क्या कहा है? इनको कहा है सैंड्रोकोटस। ध्यान रखिएगा, सैंड्रोकोटस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंड्रोकोट्स, ये नाम दिया टादा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया। ये बात किसने कही है? स्ट्रैबो ओरियन जस्टिन ने ये चंद्रगुप्त को कहा है सैंड्रोकोट्स। इसी तरीके से दो विद्वान और हैं, एक का नाम एप्पियन और प्लूटार्क, ठीक है, एप्पियन, एप्पियन और प्लूटार्क, प्लूटार्क। इन लोगों ने क्या कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? एंड्रो, एंड्रोकोट्स। क्या कहा इनको? एंड्रोकोट्स कहा है। ध्यान रखिएगा, एप्पियन और प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोट्स कहा है। और फिलार्कस ने क्या कहा है? फिलार्कस के अनुसार, फिलार्कस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या कहा है? तो आप कहेंगे सैंड्रोकोप्टस। क्या नाम दिया है? सैंड्रोकोप्टस, ये नाम। चंद्रगुप्त मौर्य को फिलार्कस ने सैंड्रोकोप्टस के नाम से उल्लिखित किया है। ठीक, याद रखिएगा। इन सब नामों का एक नाम 1793 में विलियम जोन्स ने इसका, इन सभी नामों का एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इन सभी नामों का, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा से, ये
ठीक है, यानी ये और ये, इन तीनों नामों का एक नाम 1793 में विलियम जोन्स ने एक नाम दिया, और वो नाम दिया था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। इन सब नामों का एक नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात किसने कही है? विलियम जोन्स ने। तो ये बात समझ ली अच्छी तरीके से कि ये क्या है कहानी, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये वो मैंने फैक्ट बताए हैं जो आप अक्सर जो है गलती कर देते हो, ये गलती नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, ये पिपली वन का राजा का पुत्र था। पिपली वन, ठीक है। पिप ये पिपली पिप सॉरी पिपली वन का राजा, जिसका नाम था चंद्रवर्धन, एक शक्तिशाली छत्री था। उसने आसपास के लगभग सभी प्रांतों को विजित कर रखा था। मगध में उस समय जो शासक था वो नाम था घनानंद। घनानंद ने भी लगभग सभी को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन अभी पिपली वन का राजा चंद्रवर्धन अधीन नहीं था। घनानंद के पिता ने महापद्म नंद ने कई बार प्रयास किया था, लेकिन जीत नहीं सके। घनानंद के कुल 6 भाई, यानी उसको मिला के 7 लोग थे। 6 लोगों ने प्रयास किया था और खुद घनानंद ने भी प्रयास किया था, लेकिन पिपली वन को जीत नहीं पाए थे। घनानंद ने जो है एक चतुराई का काम किया। उसने चतुराई के माध्यम से मिला किनसे? अपने राजदूत को भेज करके चंद्रवर्धन के पास भेजा कि हम आपके अधीन रहना चाहते हैं और आप एक बहुत शक्तिशाली राजा हैं। वो चंद्रवर्धन क्योंकि शक्तिशाली था, उसने मान लिया, जबकि उसकी पत्नी मूरा ने मना किया था। लेकिन धोखे से इसने क्या किया? दोस्ती दिखा करके, धोखा करके घनानंद ने इसके राज पर अचानक आक्रमण कर दिया और राजा घनानंद जो पराजित हो मारा गया। मगध में पिपली वन को मिला लिया गया। जो रानी थी मूरा, वो भाग करके अपने भाई के पास चली गई। अपने पुत्र को बचाने के लिए उसने एक सैनिक को दे दिया। उस सैनिक ने उस पुत्र को एक ग्वालियर को बेच दिया। ठीक है, समझ आ रहा आप लोग को? मैंने कहा कि पिपली वन के राजा चंद्रवर्धन जो है पराजित हुआ, और घनानंद जो नंद वंश का शासक, घनानंद ने पिपली वन पर पिपली वन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसकी पत्नी मूरा वो पाटलिपुत्र चली गई। कुछ समय तक तो कैद भी थी ये, लेकिन इसका जो पुत्र था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो है वहां से निकला और किसको? एक ग्वाले को बेच दिया। ठीक है, किसको बेचा था? ग्वाले को। ये ग्वाले को बेच दिया गया था। ठीक, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर ग्वाले ने एक शिकारी को बेच दिया। तो ये शिकारी का ये था जिसको बेच देते दोबारा, फिर ये नहीं कि उसको फिर पैसा से ही खरीदेंगे, ना तो जा सकता है ना, यानी एक तरीके से दास बन जाता है। तो जब शिकारी को बेच दिया तो शिकारी के पास जो है वो वहीं पर रह करके वो काम करने लगा, और उनकी जो भेड़ बकरियां गाय जो जानवर होते हैं, जो उसके पशु होते हैं, उनको चराने लगा। लेकिन सब जितने जो चराने वाले होते हैं, उन सब जो जिसके साथी थे, उन सब में योग था ये।
और ये कहता था चंद्रगुप्त मौर्य कि मैं इस पूरे एरिया का यानी जंगल का वन का राजा हूं, क्योंकि उसके अंदर राजा का खून था। किसका? राजा चंद्रवर्धन का था। उसको खुद भी नहीं मालूम कि मैं राजा चंद्रवर्धन का पुत्र हूं या एक छत्री हूं। वो राजकीलम खेल खेल रहा था। ध्यान दीजिएगा, क्या होता खेल? राजकीलम। मैं बताता हूं क्या है। अपने दोस्तों में चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम खेल, ये क्या होता है? न्याय खेल, न्याय व्यवस्था का होता है, न्याय का। कैसा खेल होता है? न्याय का खेल होता है। ये खुद बैठता था एक ऊंची ऊंची एक जो है कुर्सी बना करके और सबको नीचे बैठाकर न्याय करता था। गुस्से में उधर वही चाणक्य, मैं वापस फिर आ गया। चाणक्य जब वहां से निकला था घनानंद से, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा और इसके साथ साथ भारत से विदेशियों को खदेड़ नहीं दूंगा, तब तक कि मैं अपनी जटा को नहीं बांधूंगा। दो उद्देश्य थे। कौन कौन से? अब मैं लिख देता हूं बाद में। तो जब वो वहां से निकला तो उसने देखा ये राजकीलम खेल खेलते हुए देखा, पता चला किसका गुलाम है, किसका ये दास है। तो एक जो है उसका शिकारी का था, तो उस दास यानी चंद्रगुप्त मौर्य को उसने 1000 करशापड़ में खरीद लिया। किसने खरीदा? चाणक्य या कौटिल्य कहने में, यहां विष्णुगुप्त लिख रहे हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त ने कितने में इसको खरीदा? 1000 कारशापड़। कारशापड़ होता है, ज्यादा हो गया, 1000 कारशापड़। कारशापड़ होता है चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। 1000 चांदी के सिक्के में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद करके ले गया तक्षशिला। तक्षशिला ले जाकर के उसने वहां पर शिक्षा और दीक्षा दोनों दी। शिक्षा जो हम आपको पढ़ा रहे, दीक्षा जो घुड़सवारी आदि, यहां तक कि उसने एक ऐसी इनको दीक्षा दी थी कि पानी के अंदर वो 45 मिनट तक की सांस रोके रुक सकता था चंद्रगुप्त मौर्य। 45 मिनट, मतलब अंदर गया तो अंदर वो 45 मिनट तक की वो ऊपर नहीं आ सकता है। इस तरह की उसने शिक्षा इनको दी थी। क्यों थी तो मैं बताता हूं मैं आपको। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इनसे प्रशिक्षण ले रहा था। एक बालक था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इसको ट्रेनिंग देने का 2 उद्देश्य था। इसका चाणक्य का 2 उद्देश्य अभी लिखने का है। का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। पहला कि भारत से, ठीक है, ठीक है, नंद शासक घनानंद से मुक्ति दिलाना, मुक्ति दिलाना। दूसरा था मुख्य उद्देश्य भारत से विदेशियों को खदेड़ना, यानी यहां से को भगाना। 2 मुख्य उद्देश्य थे, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके 2, चाणक्य ने 2 उद्देश्य था और इसीलिए इनको तैयार कर रहा था, ठीक है। अब इस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हर प्रकार की शिक्षा देकर उसे तैयार कर लिया। अब सेना का संगठन करना है और सेना को संगठित करके सीधे अटैक करना है, यह उसका उद्देश्य था। तो पहला काम यह था कि वो सीधे जो है, पहला काम था कि घनानंद को पहले हटाना। लेकिन घनानंद को हटाया कैसे जाए? तो उस वक्त सिकंदर का एक प्रकोप यहां छाया हुआ था, सिकंदर महान। तो चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के, ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य मिला जाकर सिकंदर से मिला और घनानंद के विरुद्ध सहायता मांगी। लेकिन मांगने के लिए आदमी याचना करना चाहिए कि भाई हमको जरूरत है,
लेकिन कहा, क्योंकि छत्री थे समझते थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस तरह से, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, सेना चाहिए जिसको मैं मगध के शासक ग्रहण को पराजित कर सकूं। जब इस तरह से उसने मांग की तो सिकंदर महान ने उसकी उस उद्दंडता के कारण उसको मारने की योजना बनाई, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग निकला। भागता भागता जा रहा था, सुनिएगा, समझना है, क्वेश्चन उसी से अपने आप निकाल के आ जाएगा। जा रहा था तो रास्ते में वो बिल्कुल पसीना से सराबोर हो चुका था, वो गिर गया। कहते हैं कि किताब में लिखा, जैसे कहते हैं कि वो हाथी नहीं, एक शेर आया और ये लेटर सांस रोका रहा, शेर ने उसको खाया नहीं बल्कि वो सूंघ के चला गया। उसके अंदर ये महत्वाकांक्षा आ गई कि मैं, शेर ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक सेना तैयार की। सेना तैयार करने के बाद इन लोगों ने सीधे मगध पर अटैक कर दिया। कहीं किताब में लिखते, मैं डायरेक्ट कहानी पर बता रहा हूं। अटैक कर दिया, केंद्र पर अटैक किया, और केंद्र क्या थी कि पाटलिपुत्र। जब इन्होंने या चारों तरफ से पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने अटैक कर दिया तो ये सेना जो है उनकी बिल्कुल चितिर बितिर हो गई, और इस तरह से इनको दोनों को वहां से भागना पड़ा। वो दूर दूर भागते गए, भागते गए, भागते भागते एक गांव पहुंचे। एक गांव में देखा कि एक महिला अपने बच्चों को मालपुआ खिला रही है। मालपुआ होता घी में लगी रोटी। सब बच्चे खा रहे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जो होता है, जैसे मान लो ये रोटी हिस्सा है, तो बीच रोटी में वो जो खा रहा था वो बीच से यहां से तोड़ तोड़ खा रहा था, बीच से यहां से। अमूमन क्या होता है, लोग किनारे किनारे खाते हैं फिर बीच में आते हैं, यानी किनारे से बीच में पहुंचते हैं। वो बीच से खा रहा था और किनारे किनारे छोड़ दे रहा था। तो उसकी मां ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की थी, मित्रगुप्त कहे। तो मां, वो बच्चा पूछता है कि मेरी उन दोनों में क्या समानता दिखती है। तो ये दोनों खिड़की से झांक के देख रहे हैं, ये दोनों झांक के देख रहे हैं कि वो क्या कह रही है। कह रही दोनों के पास शक्ति थी, सेना सब कुछ अच्छी थी, लेकिन उसके पास, उसने गलती ये कर दी कि उसने डायरेक्ट केंद्र पर अटैक कर दिया। उसको पहले किनारे किनारे, पहले उसको जीतना चाहिए था, फिर बीच में जीतना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो कि बीच का हिस्सा अच्छा अच्छा खा ले लो, किनारे किनारे बेकार रहेगा तो बाद में अच्छा लगेगा नहीं। ये बात दोनों को समझ में आ गई, तो इन लोगों ने एक सेना फिर तैयार की। ठीक है, इन दोनों ने एक सेना फिर तैयार की, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किनको तैयार किया, चोर, डाकू, ठीक है, किसान आदि, ऐसे लोग जो मगध के शासक से पीड़ित थे। बस समझेगा, चोर, डाकू, किसान, इन लोगों को लेकर के एक सेना बनाई गई, और इस सेना को जस्टिन ने क्या कहा है, डाकुओं की सेना कहा है। ये क्वेश्चन आया है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने कहा है डाकुओं की सेना, तो क्या याद रखिएगा, डाकुओं की सेना कहा था जस्टिन ने कहा था। इस तरह से इन लोगों ने पहले सीमांत राज्यों को जीता, किनारे किनारे जीता, और बाद में इन्होंने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अटैक किया, और आक्रमण करके जो घनानंद को पराजित किया, और पूरी तरीके से मगध पर कब्जा हो गया। कहते हैं कि अतुल संपत्ति प्राप्त हुई, अकूत, जिसका कोई सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि घनानंद जो था, वो नंद जो शासक घनानंद था, उससे जो सोना का, उसको बहुत, सोना जो धातु होती है, यानी सोना जो पहनते हैं, सोना चांदी, उसको बहुत प्यारा था। तो वो कहते हैं अपने धन को समुद्र की गर्भ में छुपा रखा था। खुद 30 मिनट तक कि वो पानी के अंदर रह सकता था, कोई भी नहीं जाता था। से अपना बीच समुद्र में जाकर के, यानी बीच उसमें जाकर के, वो पूरा समुद्र कह ले या पानी कह ले, जा करके वहां पर सबको रोक देता था। खुद जो है, जो टैक्स में जो सोना मिलता था उसको नीचे ले जा करके वो अपने गर्भ में, यानी समुद्र के या पानी के गर्भ में जाके रख देता था। किसी को 1-2 बार भेजा कि जाओ लेके आओ, अगर वो सांस नहीं हो सकता है तो मर जाएगा,
यानी चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा व्यक्ति था जो 45 मिनट तक हो सकता था, वो सारे जो है जो अंदर गर्भ में जो खजाना छुपा था वो सब प्राप्त हो चुका था। कितना मिला था, ध्यान दें। कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य पराजित हुआ, तो पराजित हो ये धन पराजित हुआ, तो इसको यहां से कितना क्या क्या मिला, ध्यान दें। इसको यहां से अकूट संपत्ति प्राप्त हुई, और अकूट संपत्ति प्राप्त होने के बाद क्वेश्चन नहीं आएगा, और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य बन गया मौर्य वंश का राजा, यानी ये बन गया राजा। कब बना, 323 ईसा पूर्व में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ का शासक बनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि प्लूटार्क ने क्या कहा है इसके बाद, प्लूटार्क कहता है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को रौंद डाला था। इसको नोट करने, ये बात किसने कही है, प्लूटार्क ने कहा कि अपनी 6 लाख सेना लेकर, कितनी लिखा हमने, 6 लाख सेना लेकर के संपूर्ण भारत को इसने रौंद डाला था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग विदेशी शक्ति की बात करते हैं। विदेशी शक्ति में जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बन गया, तो उधर बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हो चुकी थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, ध्यान रखिएगा, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। और इसके 2 मंत्री थे, एक मंत्री का नाम था, ध्यान रखिएगा, शैल्यूकस। एक का नाम था शैल्यूकस, और दूसरे का नाम था, ध्यान दीजिएगा, एंटीगोनस। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में एंटीगोनस पराजित हुआ, मारा गया, और शैल्यूकस जो है सिकंदर महान का वो उत्तराधिकारी हुआ। यानी सिकंदर के बाद जो शासक बना वो कौन बना, शैल्यूकस बना। जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की, निकेटर की उपाधि धारण की इसने, इसलिए शैल्यूकस निकेटर इसके लगाया जाता साथ में। शैल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। यह भी चाहता था, जैसे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और विजय प्राप्त की थी, उसने पोरस को पराजित किया था। पुरु राजा पोरस, यानी जो तक्षशिला के शासक अम्भी ने उसके साथ गद्दारी की थी। इस तरह से वो चाहता था कि हम भी एक बार भारत में अपने को विजय करें, शैल्यूकस। लेकिन उस समय स्थिति कुछ और थी। उस समय जो था भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन इस समय स्थिति ये थी कि एक केंद्र बन चुका था, एक भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था, और वो कौन था, मौर्य साम्राज्य। तो सिकंदर की तरह शैल्यूकस ने भी जीतने का प्रयास किया, अपनी सेना को लेकर चला, और चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी सेना लेकर चला। दोनों के बीच में 305, यानी शैल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में शैल्यूकस निकेटर, यानी शैल्यूकस और किसके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान देना, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। क्या हुआ, 305 में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन जो किया है, ध्यान देना, इन दोनों के युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। किसने इस युद्ध का वर्णन किसने किया है, एप्पियानस। याद कर लीजिएगा, एप्पियानस। इन दोनों के बीच के युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है, एप्पियानस ने किया। और बताया जाता है कि शैल्यूकस निकेटर है, ये पराजित हुआ, और दोनों के बीच में संधि हो गई। ठीक है ना, क्या संधि हुई, जल्दी से देखें इसको। चंद्रगुप्त मौर्य और शैल्यूकस के बीच में संधि क्या हुई,
ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली संधि क्या है? संधि के अनुसार शैल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। चंद्रगुप्त से करा दिया। ये शैल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। फिर शैल्यूकस ने अपनी पुत्री को यानी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज दिया। दहेज यानी दहेज दिया। क्या दिया दहेज में? प्रांत दिए। क्या दिया उन्होंने? प्रांत दिया। कौन को प्रांत दिए? जैसे अराकोशिया, पैरोपनिस्डाई, जैड्रोशिया, एरिया। अराकोशिया काबुल, पैरोपनिस्डाई कंधार, उल्टा तो नहीं हो गया? सॉरी, उल्टा हो गया। यह कंधार, यह काबुल कहते वर्तमान में, यह कहते बलूचिस्तान, और ये कहते हैं एरिया को हेरात। वर्तमान में इनको इन नामों से जानते हैं। ये ऐसा दहेज था, इससे बड़ा दहेज आज तक कभी नहीं दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो शैल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को ये दहेज दिया था। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्या दिया था? ये हिस्सा। ठीक है। तीसरा क्या था? साथ ही साथ उसने एक, ध्यान देना बस खत्म पे है। साथ ही साथ अगला नंबर 3 नंबर, इसने एक राजदूत भेजा था, मैं बता चुका हूं। राजदूत भेजा था, उसका नाम था मेगस्थनीज। ये फिर चौथा नंबर क्या है? ये सब जो है शैल्यूकस ने किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने शैल्यूकस को 500 हाथी, क्या दिया था? 500 हाथी इनाम में दिया था। यानी उपहार के तौर पर कितना दिया था? 500 हाथी जो है ये इनाम नहीं कहेंगे, उपहार की, इनाम अलग गलत हो जाएगा। उपहार में क्या दिया था? 500 हाथी उपहार में दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। और चाणक्य जो है वो उनका मंत्री था, पुरोहित भी था, सलाहकार भी था, सब कुछ था। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसा कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में अपने गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य के द्वारा, ठीक है, सुदर्शन बता चुका हूं, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यह झील किस पे है? तो 2 नदियां में बताई थी आपको। एक नदी का नाम है पलाशिनी नदी, और दूसरी का नाम है सुवर्ण नदी। ये 2 नदियां हैं जिन पर ये सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और किससे करवाया था? अपनी गवर्नर मंत्री जिसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य के माध्यम से कराया।
था। किधर हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य जो था शुरू से ही वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन अंतिम समय में वो जैन धर्म का अनुयायी हो गया। कहते चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। 12 वर्ष का अकाल पड़ा। कहा? मगध में। मगध में अकाल पड़ा। तो उसमें भद्रबाहु के अनुयायी, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य 296, कितना मैंने यहाँ 98 लिखा है, 298 ईसा पूर्व में राजपाट छोड़कर कर्नाटक चला गया। वहीं 2 साल बाद, यानी 296, 2 साल बाद 296 ईसा पूर्व में, ठीक है, कर्नाटक की श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर, कौन सी? कर्नाटक की श्रवण बेलगोला पहाड़ी पर संलेखना द्वारा, संलेखना, ये क्या होता है? उपवास। संलेखना कहते हैं उपवास। संलेखना द्वारा यानी उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। इधर आपका कब क्या नाम है, 298 में अपने पुत्र को राज छोड़ करके चला। किसी कुछ कहना तो बताए। ये आपका हो गया चंद्रगुप्त मौर्य तक की। महेश है, घनश्याम है, खुशबू है, अमित चले गए। तो ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैंने नोट्स बनाए हैं, जरा थोड़ा से कहानी ज्यादा आ गई है, जहां जहां जरूरत है उसको समझ लीजिएगा, जहां नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। बाकी कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पहले बना लीजिएगा, तब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। किसी कुछ कहना है?